हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम फिर से क्वेश्चन करेंगे मैकेनिक्स के। कुछ क्वेश्चन रह गए थे, कुछ क्वेश्चन हमने देखे थे, कुछ क्वेश्चन रह गए थे, तो देखेंगे हम क्वेश्चन मैकेनिक्स के आगे के। और आज मैकेनिक्स के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट डे से कोई और सब्जेक्ट लेंगे, कोई दूसरा सब्जेक्ट शुरू करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। A body of weight W is placed on a rough inclined plane. एक बॉडी है जिसको रफ इंक्लाइंड प्लेन, ये है इंक्लाइंड प्लेन जो कि रफ है, और ये मान लेते हैं सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है। इस पे किसी बॉडी को रखा जाता है। ओके, जिसका वेट W है। द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन विथ द हॉरिजॉन्टल इज लेस देन the inclination of the plane with the horizontal is less than angle of friction the body will। ओके, मान लेते हैं ये एंगल है हमारा थीटा। ओके, हम जानते हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल है इस इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ, वो एंगल होता है एंगल ऑफ रिपोज, जिससे ज़्यादा अगर इंक्लिनेशन बढ़ा दी जाए तो बॉडी क्या होगी? बॉडी स्लाइड करने लगेगी डाउनवर्ड्स। ओके, सो थीटा इज द मैक्सिमम इंक्लिनेशन एट विच द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। अच्छा, एंगल ऑफ रिपोज जो होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर ही होता है, तो हम कह सकते हैं अगर एंगल ऑफ रिपोज ज़्यादा है अगर हम कह सकते हैं कि थीटा ज़्यादा है एंगल ऑफ रिपोज से, तो बॉडी क्या होगी? मूव करना शुरू कर देगी। एंड अगर जो हमारा इंक्लिनेशन एंगल है, इंक्लिनेशन एंगल है वो लेस देन है, अगर थीटा लेस देन है थीटा, तो हमारी बॉडी क्या होगी? बॉडी मूव नहीं करेगी, बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे जो कि बनी रहेगी, अर्थात इक्विलिब्रियम रहेगी। तो ये सेकंड वाला केस ही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल इज लेस देन एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ रिपोज बराबर होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन के, और उससे कम है ये एंगल, तो क्या होगा? तो जाहिर सी बात है बॉडी जो होगी हमारी इक्विलिब्रियम में कंडीशन में होगी। इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी। ये वाला ऑप्शन कौन से ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन ए, बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। A body of mass 5 kg is pushed up to 2 meter on a smooth 30-degree inclined surface by a force of 60 Newton acting parallel to the plane. The work done on the body is। ओके, तो सवाल ये कह रहा है कि 5 kg का एक बॉडी है जिसे 2 मीटर तक पुश किया जाता है एक इंक्लाइंड प्लेन से। तो लेट अस सपोज ये इंक्लाइंड प्लेन है और ये हमारी बॉडी है। ये हमारी बॉडी है। ओके, ये हमारी बॉडी है। अब क्या हो रहा है? दरअसल क्या हो रहा है कि 60 न्यूटन के फोर्स लगाया जा रहा है पैरेलल टू दिस प्लेन, और ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री
के एंगल पे इंक्लाइंड है। ओके, नाउ वर्क डन ऑन द बॉडी, बॉडी पे कितना वर्क किया गया है ये पूछ रहा है, कितना वर्क किया गया है। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इसको क्या होगा इसका आंसर। ये है हमारा गिवन कंडीशन। तो लेट अस सपोज कि हमारी बॉडी यहाँ थी और यहाँ से मूव होके यहाँ चली आई है, जिनके बीच का डिस्टेंस 2 मीटर सवाल में दिया गया है। और चीज दी गई है, मास जो है बॉडी का वो है 5 kg। ओके, तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि ये बॉडी जैसे ही ऊपर की ओर जा रही है, जैसे ही ऊपर की ओर जा रही है, जिस टाइम यहाँ पे पहुँच जा रही है, तो मेरी हिसाब से बॉडी में इस समय जो एनर्जी स्टोर, हमने जो काम किया है इस बॉडी को ऊपर ले जाने में, वो बॉडी में स्टोर हो गया है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि यहाँ पे हाइट मिल रही है इसको, तो ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया है। ओके, तो जितनी एनर्जी हमने इसको दी है, अर्थात जितनी एनर्जी हमने इसको दी है, वो सारी की सारी एनर्जी इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गई है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो एनर्जी हमने खर्च की है इस कार्य को करने में, वो एनर्जी स्टोर हो गई है इस बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो वर्क डन हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, का मतलब वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, mgh। ये हाइट जो है वर्टिकल हाइट है। ओके, तो वर्क डन हो जाएगा m 5 kg, g 9.81 मल्टीप्लाइड बाई h जो है यहाँ पे ये वाली हाइट। तो अगर ये 2 मीटर है, तो अब हम देखते हैं अगर साइन थीटा साइन 30 डिग्री है, तो p/h, p हमारा h है यहाँ पे, और हाइपोटेनस कितना है 2 मीटर। साइन 30 क्या होता है, यहाँ से हमें क्या मिला, h इक्वल टू 1 मीटर, क्योंकि ये कट जाएगा, तो h इक्वल टू 1 मीटर। तो यहाँ पे मैं 1 रख देता हूँ, तो मैं गुणा कर देता हूँ, इतनी जूल, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है देखते हैं, 49 पॉइंट कितने था, 49.05। ये किसी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो यही सही जवाब होगा। ओके, ये लगता है ऑप्शंस में कुछ एरर्स है, ऑप्शंस में कुछ एरर्स है, सही जवाब वही होगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एक बार देखते हैं। A body of mass 5 kg accelerates at a constant rate of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। स्मूथ का मतलब क्या है, फ्रिक्शन फोर्स को नेगलेक्ट करना है। हॉरिजॉन्टल सरफेस ड्यू टू एन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग एट 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज। ओके, तो दरअसल में ये कह रहा है कि सरफेस है, ये थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल नहीं है पर कोई बात नहीं। इस पे एक बॉडी है ऐसे, एक फोर्स काम कर रहा है इस बॉडी पे जो कि इस हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पे है। मानते हैं इस फोर्स एफ काम कर रहा है। ओके, और बॉडी का वेट भी दिया हुआ है 5 kg, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। ओके, ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, जनरली फोर्स बैलेंस करते हैं। अरे ये जो फोर्स है इसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ सकते हैं आसानी से, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर जिधर एंगल बना हुआ है इधर कॉस वाला कंपोनेंट लेते हैं, का मतलब फोर्स का कॉस कंपोनेंट एफ कॉस 30 इक्वल टू एम ए। एम कितना है 5 kg इंटू एक्सेलरेशन कितना है 2, 5 इंटू जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन है एफ cos 30 इक्वल टू 10। हमसे पूछा गया है एफ की वैल्यू निकालिए, तो वो हो जाएगा 10 अपॉन cos 30। cos 30 की वैल्यू हमें पता है और 10 तो न्यूमेरिक वैल्यू है ही, एफ की वैल्यू निकल जाएगी। और शायद ऑप्शन जो दिए हुए थे वो इसी फॉर्म में दिए हुए थे, इसलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। 10 अपॉन cos 30, ऑप्शन राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 10 अपॉन cos 30। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A fan rotates at a speed of 60 rpm. The total angular displacement it makes in 10 seconds is। ओके, मुश्किल काम नहीं है, आसान सा सवाल है। देखते हैं एक बार कैसे बनेगा, बस जरा सा ध्यान देंगे सब आसानी से बन जाएगा। जो उसका रोटेशन दिया हुआ है 60 आरपीएम। ओके, देखिए आरपीएम क्या होता है, आरपीएम का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट। आरपीएम रोटेशन या रेवोल्यूशन पर मिनट का मतलब हुआ एक मिनट में बॉडी कितना रोटेशन या फिर कितना रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है। ओके, तो 60 आरपीएम दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ एक मिनट में बॉडी कंप्लीट 1 मिनट, एक मिनट में 60 रेवोल्यूशन। एक मिनट में 60 रेवोल्यूशन, एक मिनट का मतलब क्या होता है 60 सेकंड, 60 रेवोल्यूशन। इसलिए एक सेकंड में 60 सेकंड में 60 रेवोल्यूशन, तो एक सेकंड में एक रेवोल्यूशन। सवाल में दिया है 10 सेकंड में, तो 10 सेकंड में कितना रेवोल्यूशन 10 रेवोल्यूशन, 10 सेकंड में 10 रेवोल्यूशन। ओके, अच्छा अगर आपको ध्यान हो तो आप जानते होंगे एक रेवोल्यूशन में कंप्लीट करता है कोई बॉडी 1 रेवोल्यूशन, तो वो 360 डिग्री का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेता है। 360 मतलब 2 पाई रेडियन का।
पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री, 2 पाई मतलब 360 डिग्री एक रेवोल्यूशन में। लेकिन हमारे कितने रेवोल्यूशन हैं? 10 रेवोल्यूशन हैं। तो अगर एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो 10 रेवोल्यूशन में कुछ नहीं, 2 पाई को गुणा कर देते हैं 10 से, तो हो जाएगा 20 पाई। 20 पाई is the angular displacement that the fan completes in 10 second, means in 10 revolution। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा 20 पाई, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है, इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, 20 पाई रेडियन। नेक्स्ट, the angle turned by a wheel while it starts from rest and accelerates at constant rate of 3 radian per second square for an interval of 20 second। starts from rest मतलब रेस्ट से स्टार्ट होता है, तो जब रेस्ट से स्टार्ट होता है तो हमारी एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। ओके, और एक्सेलरेशन दिया हुआ, लेकिन ये एंगुलर एक्सेलरेशन है 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड। तो मित्रों, जिस प्रकार एक इक्वेशन होता है, हम मोशन के लीनियर मोशन के इक्वेशंस पढ़ते हैं, वैसे ही बिल्कुल सिमिलर होते हैं, बस टर्म जरा से चेंज होते हैं। एंगुलर मोशन के भी इक्वेशंस होते हैं। जैसे हम लीनियर मोशन में पाते हैं क्या, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, का मतलब एस डिस्टेंस होता है, यू इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम है, हाफ ए एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन है, और टी अगेन से टाइम है। ये इक्वेशन होता है। तो सिमिलरली हमारा एंगुलर मोशन में इसी इक्वेशन को हम लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और ये एंगुलर वेलोसिटी है, और ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। टी टाइम है, ये कुछ एंगुलर टाइम कोई माने दे सकता है, टाइम है। ओके, तो सेम इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम यूज करने जा रहे हैं। ओके, और देखते हैं क्या वैल्यू आती है। हमसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है। ओके, तो बाकी सारी चीज़ें हमें दी हुई है, देखते हैं कितनी वैल्यू होती है। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, लेकिन जब इन रेस्ट से स्टार्ट होता है तो ओमेगा की वैल्यू होगी 0, तो 0 टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी अल्फा टी स्क्वायर। तो अल्फा की वैल्यू दी हुई है मेरे हिसाब से, कितनी दी हुई है, 3 रेडियन पर सेकेंड, अल्फा टी स्क्वायर। टी मतलब टाइम, कितनी दी हुई वैल्यू टाइम की, 20 सेकेंड, तो 20 स्क्वायर। मेरे हिसाब से इसको कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। 20 इंटू 20, एक 22 से कैंसिल होगा तो 10, 10 इंटू 20 200, 200 मल्टीप्लाई बाई 3 600। और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है रेडियन। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया 600 रेडियन। ये 600 रेडियन कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 14 के लिए ऑप्शन बी है करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a ball is dropped vertically downwards. It hits the floor with a velocity of 9 meters per second and bounces to a distance of 1.2 meter. Coefficient of restitution between the floor and the ball is, coefficient of restitution पूछ रहा है मुझसे। ओके, तो क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, देखते हैं एक बार।
ओके, तो सबसे पहले वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द सरफेस 9 मीटर पर सेकेंड। अब हम वेलोसिटी ऑफ रिबाउंड कैलकुलेट करते हैं। वेलोसिटी ऑफ रिबाउंड का मतलब हुआ जिस वेलोसिटी से सरफेस को हिट करने के बाद वो बाउंस बैक होता है, तो वो वेलोसिटी दी जाती है 2gh से, सिंपल 2gh से। तो 2 इंटू जी की वैल्यू 9.81 मल्टीप्लाइड बाई 1.2 मीटर तक। ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो निकल के आती है 4.85 मीटर पर सेकेंड। नाउ COR निकालें, मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालें, तो वो होता है वेलोसिटी ऑफ रिबाउंड मतलब V2 अपॉन वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द सरफेस, या फिर इसको हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोलते हैं, जो कि यहाँ पे V1 है। तो कुछ नहीं करना है, V2 और V1 की वैल्यू रखनी है। V2 इज इक्वल टू 4.85। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। फोर 0.85 और V1 की वैल्यू है 9। ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो निकल के आएगा 0.54। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है 0.54, वही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो सही जवाब है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 0.54 कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू हो जाएगी। नाउ 16, द क्वांटिटी which is equal to the rate of change of momentum is known as rate of change of momentum, second law of motion बताया था मैंने। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बराबर होता है फोर्स के। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फोर्स। बस इतना ही क्वेश्चन थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। सबसे बड़ी बात, लेक्चर को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। किसी भी तरह का सलाह देना चाहते हैं आप इस लेक्चर से संबंधित, कोई भी सुझाव देना चाहते हैं इस लेक्चर की बेहतरी के लिए, आपको पसंद आया कि नहीं आया, जो भी आप कुछ कहना चाहते हैं इस लेक्चर के बारे में, जो भी अपने विचार रखते हैं, जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखें। और पढ़ते रहें, अच्छे से तैयारी करते रहें। मिलते हैं लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।